हेलो बच्चों, वेलकम टू chemistrydiary.com। मेरा नाम है मोहित जैन और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर साइंस का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है जो कि रसायन विज्ञान के अंदर आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके मुख्य घटक क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तनों के बारे में। जैसा कि हम लोग हमारे दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तनों को रोजाना देखते हैं, जैसे कि रबर को खींचना। जैसे हम लोग रबर को खींचते हैं और वापस उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच जाता है। बर्फ़ का पिघलना, जब हम लोग बर्फ़ को पिघलाते हैं तो बर्फ़ को पिघलाने के बाद में वो पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी को वापस से हम लोग जमा के बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हैं। पानी का उबालना, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है और वापस से भाप को ठंडा करके हम लोग उसे पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से बोतल को तोड़ना या पिचकाना। तो ये सारे परिवर्तन कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? ऐसे गुणधर्म जो कि पदार्थ के रंग, आकार, आकृति या अवस्था पर निर्भर करते हैं। तो अगर ऐसे पदार्थ की भौतिक गुणधर्मों में अगर परिवर्तन होता है तो इन परिवर्तनों को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। सामान्यतः ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रबर को जब हम लोगों ने खींचा और उसके बाद में छोड़ा तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। अगर कोई भी परिवर्तन जो कि पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। सामान्यतः मतलब अधिकांशतः ये उत्क्रमणीय होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा ही उत्क्रमणीय हों, लेकिन सामान्यतः ये उत्क्रमणीय होते हैं। किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जब भी ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रबर को खींचा तो कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, वो रबर ही रहा। बर्फ़ का पानी में पिघलना, फाइनली पानी भी एक तरह से और बर्फ़ दोनों ही पानी के रूप होते हैं। और बोतल को हमने तोड़ा या पिचकाया या किसी भी चीज़ को हम लोग तोड़ते हैं तो किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो इस तरह से इन सभी परिवर्तनों को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों जैसे कि रंग, आकार, अवस्था, आकृति आदि में परिवर्तन होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जैसे कि भोजन को बनाना, भोजन का पचना, लोहे पर जंग का लगना। ये सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं। जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं या दूध से पनीर बनाते हैं, ये परिवर्तन हो गया। सभी जीवों में होने वाली श्वसन क्रिया या कोयले का जलना, तो ये तमाम ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों जैसे कि ऑक्सीकरण, दहन या क्रियाशीलता आदि में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। इन रासायनिक परिवर्तनों में सबसे खास बात ये होती है कि हर एक परिवर्तन में कोई ना कोई नए पदार्थ का निर्माण होगा। इन परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि देखें तो भोजन बनाना, जब हम लोग भोजन या खाना बनाते हैं तो कुछ कच्ची सब्जियां या कच्चे फलों का यूज करते हैं, उनको पका करके भोजन बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं। भोजन को पचना, हमारे शरीर में जब भोजन पचता है तो उससे भी नए पदार्थों का निर्माण होता है। लोहे पर जंग का लगना, हम लोगों ने प्राय देखा होगा कि जब भी कोई पुराने लोहे के दरवाजे काफ़ी टाइम के बाद में उन पर जंग लग जाती है, तो ये जंग लगना भी एक तरह से लोहे पर नया पदार्थ जो कि लोहे का ऑक्साइड होता है उसका निर्माण होता है। तो इन सभी परिवर्तनों में दूध से दही बनना, दूध अलग प्रकृति का होता है और दही बिल्कुल उसके अलग प्रकृति का होता है, तो ये भी नया पदार्थ। इसके अलावा दूध द्रव अवस्था में होता है और दही ठोस अवस्था में होता है या अर्ध ठोस अवस्था में होता है। तो इन हर एक परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन।
ये परिवर्तन उत्क्रमणीय भी हो सकते हैं और अनुत्क्रमणीय भी हो सकते हैं। हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे कि कुछ परिवर्तनों को तो हम लोग वापस से प्रारंभिक अवस्था में पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तनों को प्रारंभिक अवस्था में हम लोग नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह के परिवर्तनों को, जिनमें कि पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में जैसे कि ऑक्सीकरण, दहन, क्रियाशीलता आदि में परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोगों ने देखा भौतिक परिवर्तन, हम लोगों ने देखा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, क्या ये परिवर्तन अपने आप होते हैं या इनके पीछे कोई अभिक्रिया उत्तरदायी होती है? जी हाँ बच्चों, प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में कोई ना कोई एक अभिक्रिया निहित होती है, या प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन के अंदर कोई ना कोई अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन क्रिया में दूध से अगर दही बन रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से पनीर का निर्माण हो रहा है तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया काम कर रही है। कोयले का जलना, कोयला अगर जल रहा है और उससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसमें भी कोई रासायनिक अभिक्रिया काम कर रही है। हर एक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया का हाथ जरूर होता है, और उसी परिवर्तन को, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तो हम लोगों ने मोटा मोटा जान लिया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन ही होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा दूध से दही बना तो एक पदार्थ से एक पदार्थ का निर्माण हुआ, दूध से पनीर का निर्माण हुआ तो एक पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। श्वसन क्रिया में क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, रक्त में जो ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2 पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो दो पदार्थों से दो पदार्थों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से कोई भी एक रासायनिक परिवर्तन, एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या अधिक विभिन्न गुणधर्मों वाले, बिल्कुल भिन्न गुणधर्मों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक परिवर्तनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। भिन्न गुणधर्मों वाले मतलब दूध का गुणधर्म, दूध की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी, और जब दही बना तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई। दूध से पनीर बना तो पनीर बिल्कुल अलग गुणधर्म वाला होता है, दूध अलग गुणधर्म वाला होता है। भोजन का पचना, भोजन जब पचता है, पचने से पहले उसके गुणधर्म अलग होते हैं, और पचने के बाद में उसके जो गुणधर्म होते हैं, लोहा जो पहले था, जंग लगने से पहले उसके गुणधर्म अलग थे, और जंग लगने के बाद में जो उसके ऊपर पदार्थ बना उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों, आप लोगों को ये परिवर्तन के प्रकार, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के घटक के बारे में। तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के घटक के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के घटक जानने से पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया वो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, और उन नए पदार्थों का जो गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल पुराने पदार्थों से अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देखें कि A एक पदार्थ है और इसने दूसरे पदार्थ B का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये पदार्थ पूरी तरह से अलग गुणधर्म वाला है और ये B पदार्थ पूरी तरह से अलग गुणधर्म वाला है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही मान लीजिए कोई पदार्थ AB है, एक पदार्थ है, उसके द्वारा
दो पदार्थों का निर्माण हो रहा है और ये दोनों ही पदार्थों के जो गुणधर्म होंगे बिल्कुल पहले वाले पदार्थ से, इस पहले वाले पदार्थ AB से इन दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की क्रिया करके, आपस में क्रिया करके पानी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुणधर्म हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं, मतलब जलने में सहायक गैसें होती हैं, जबकि पानी जो बनता है वो उसके गुणधर्म उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। पानी आग को बुझाने के काम करता है। तो इन दोनों के गुणधर्म बिल्कुल आपस में अलग हो गए। ये दोनों आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण किया और उस नए पदार्थ के गुणधर्म पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग हो गए। ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो गुणधर्म होंगे वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होंगे। तो इन तमाम रासायनिक परिवर्तनों को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है या नहीं होती, इसको दर्शाने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप या एक एक्टिविटी करते हैं। हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उस मैग्नीशियम के रिबन को एक स्टैंड से पकड़कर हम लोग उसको बर्नर से जलाते हैं और जो उसको जलने के बाद में जो उसकी राख होती है उसको हम एक वॉच ग्लास पर एकत्रित करते हैं। तो हमें मैग्नीशियम की राख का एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है जो कि दर्शाता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब कि ये प्रयोग दर्शाता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमाल से रगड़ा क्यों जाता है। यहाँ पर जब हम लोग मैग्नीशियम का रिबन लेंगे तो उसको जलाने से पहले अच्छी तरह से रेगमाल से उसको रगड़ लेते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इस मैग्नीशियम रिबन की सतह पर यहाँ पर जमा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर जमा हो जाता है, मैग्नीशियम की सतह पर जमा हो जाता है। और जो ये बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये अत्यंत स्थायी यौगिक होता है जो कि मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने के लिए जो पहले से बना हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है इसकी सतह पर, उसको हटाना ज़रूरी होता है। और उसको हटाने के लिए ही मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल की सहायता से अच्छे से रगड़ा जाता है, उसके बाद ही मैग्नीशियम को जलाया जाता है। तो ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है, क्यों अच्छे तरह से साफ़ किया जाता है। तो इसका कारण मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके वाटर का या पानी का निर्माण कर रही है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उन पदार्थों को बोला जाता है अभिकारक। यहाँ पर ये सारे ही पदार्थ जो कि अपने बाईं तरफ लिखे हुए हैं, इस तीर के एरो के अगर बाईं तरफ जो पदार्थ लिखे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। इन सारे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। इन पदार्थों को क्या बोला जाता है? अभिकारक या अभिकर्मक। और वो पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए बनते हैं, जो एरो के
दाईं तरफ लिखे हुए हैं वाटर पानी और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन पदार्थों को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दो घटक हो गए, अभिकारक और उत्पाद। वो पदार्थ जो कि आपस में अभिक्रिया करते हैं उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं बच्चों। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया में, हर एक रासायनिक अभिक्रिया में कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया के पीछे केवल रासायनिक परिवर्तन होता है या कुछ और भी होता है? तो उसको जानने के लिए हम लोग आगे बात करते हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A से B बना, यहाँ पर AB एक पदार्थ है जिसने कि टूट करके A और B दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण किया है। तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों के पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और पदार्थों के नए बंधों का निर्माण होता है। कैसे टूटते हैं और कैसे निर्माण होता है? मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बंध था वो इस तरह से टूटा, और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध था, डबल बॉन्ड होता है बेटा इन दोनों के बीच में, ये आपस में टूटा। मतलब पदार्थों के बीच में जो पुराने बंध थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पुराना बंध था वो टूटा, ऑक्सीजन के बीच में जो पुराना बंध था वो भी टूटा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इन नए बंधों का निर्माण हुआ। ऐसे ही यहाँ पर A और B के बीच में जो बंध था वो टूटा और ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के बीच में जो बंध था उसका वो टूटा और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में नए बंध का निर्माण हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। पुराने बंधों को टूटने को ही क्या बोलते हैं? बंध वियोजन। क्या बोला जाता है बच्चों? बंध वियोजन। और जो नए बंध बनते हैं उस प्रक्रिया को बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बंध निर्माण। तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में पुराने पदार्थों के बीच में बंध वियोजन होता है और नए पदार्थों के बीच में बंध निर्माण होता है। ठीक है। अब इतना हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो उसको जानने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया के जो गुणधर्म हैं, रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी कोई भी रासायनिक परिवर्तन में अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस का उत्सर्जन हो रहा है या तापमान में परिवर्तन हो रहा है और अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो ये 5 ऐसे परिवर्तन हैं जिनकी सहायता से हमको पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अवस्था परिवर्तन। मान लीजिए अभिकारक साइड से उत्पाद की साइड में जाने पर अभिकारक और उत्पाद की अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन से मतलब कि पहले मान लीजिए पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे कि ठोस थे या द्रव थे या गैसियस अवस्था में थे, और अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पाद बना उसकी अवस्था कुछ अलग हो गई पहले वाली अवस्था से, तो इस दशा को हम लोग बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। और कहीं पर अगर हमें ऐसा दिखाई दे तो हम मानेंगे कि वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके पानी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की जो अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था होती है, ऑक्सीजन की जो अवस्था होती है वो भी गैसीय अवस्था होती है, और बनने वाला जो उत्पाद है पानी, उसकी जो गैसीय अवस्था, उसकी अवस्था होती है द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था। ऐसे ही अगर देखा जाए अमोनिया अपने गैसीय अवस्था में होता है और
हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसीय अवस्था में होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके नए पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, किसका? अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जो कि ठोस अवस्था में होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाते जाते पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम मान के चलेंगे कि वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रंग परिवर्तन। मान लीजिए कि अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाने पर पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ रंग परिवर्तन को। ये है अपना कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बच्चों ये नीले कलर का होता है, इसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का एक्वस मतलब जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। जब इसकी अभिक्रिया आयरन के साथ में, आयरन मतलब लोहे के साथ में कराई जाती है, एस मतलब सॉलिड या ठोस अवस्था में जो आयरन होता है उसके साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, तो बनने वाला जो विलयन होता है वो हरे कलर का, हल्के हरे कलर का होता है। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट का जो विलयन होता है FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा कॉपर सॉलिड अवस्था में। सॉलिड अवस्था में हमको कॉपर मिलेगा या ठोस अवस्था में हमको कॉपर मिलेगा। तो कॉपर सल्फेट ने जब आयरन के साथ अभिक्रिया करी तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का निर्माण किया और साथ में कॉपर का निर्माण किया। लेकिन अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाने पर रंग में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर नीला था और FeSO4 का कलर हरा या हल्का हरा हो गया। इसका मतलब कि वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला आता है अपना गैस का उत्सर्जन या गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन। इन दोनों को मैं एक ही उदाहरण की सहायता से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि मेरे पास में, इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप या एक्टिविटी करते हैं। एक फ्लास्क लेते हैं और उसमें थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स या जिंक के दाने, जिंक मतलब जस्ते के दाने हम लोग इसमें ले लेते हैं और ऊपर से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसमें डालते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? पहला प्रेक्षण हम लोग देखते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। बुलबुले के रूप में गैस निकलने लगती है जो कि हाइड्रोजन गैस होती है। उसके अलावा जब हम कॉनिकल फ्लास्क को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये हमें गर्म महसूस होता है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया में साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, मतलब तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। जिंक, और यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है, जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में होती है तो जिंक सल्फेट, ये हो गया अपना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। ऊपर का जो एरो दिखा रहा है ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और साथ साथ इसमें ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है, जिसकी वजह से ये जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है। ऊष्मा का निकलने का मतलब है कि यहाँ पर अभिक्रिया में तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रयोग से दो बातें सिद्ध होती हैं कि अगर किसी भी अभिक्रिया में गैस निकल रही है या फिर छूने पर वो गर्म लग रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लास्ट है अपना इसमें अवक्षेप निर्माण। तो अवक्षेप क्या होता है बच्चों? कोई भी अघुलनशील ठोस पदार्थ जो कि विलयन में पृथक हो जाता है या विलयन में नीचे बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप क्या हो जाएगा? अवक्षेप ठोस
घुलनशील, घुलनशील पदार्थ जो कि विलयन में नीचे बैठ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो एक परख नली में हम लोग क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट का विलयन लेते हैं, लेड नाइट्रेट। ये अपना अगला क्रियाकलाप है, एक्टिविटी नंबर 3, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ये परख नली हो गई अपनी। इस परख नली में हम लोगों ने क्या किया, लेड नाइट्रेट का विलयन ले लिया और ऊपर से इसमें हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को हम लोगों ने इसमें डाला। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को हम लोगों ने इसमें डाला Ki। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर पेंदे में कुछ ठोस अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इस ठोस अघुलनशील पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। किसका अवक्षेप है ये? पोटेशियम लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड का अभिक्रिया किस तरह से होती है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। ये अपना हो गया लेड नाइट्रेट, ये पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये अपना लेड आयोडाइड और ये पोटेशियम नाइट्रेट। तो यदि किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो वह ये दर्शाता है कि वहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये अपने हो गए रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, जिनकी सहायता से हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में किस तरह से लिखा जाता है, मतलब रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और बच्चों आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।